हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास की जो साइंस की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। आज उसमें हम लोग जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोगों ने सबसे पहला अपना टॉपिक क्या उठाया, एलिमेंट्स। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो देखिए, कुछ नहीं, जितने भी एलिमेंट्स मिले हुए थे। अच्छा, कल वाले में आप एक ही अपडेट कर लेंगे। कल हमने आपको बताया था कि 112 तत्व, उसमें आप +6 कर लीजिएगा। अब तक 118 तत्वों की, है ना, ये अपडेटेड है, वो गलत नहीं है। पुराने बुक में डेटा पुराना था। अब तक कितने तत्व हो चुके हैं, 118, है ना। और ये जो 6 तत्व मिलने कौन से हैं, प्राकृतिक हैं। तो 92 की जगह उसमें भी क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा 98। ठीक, तो ये अपडेशन आप उसमें कर लेंगे, है ना। ये नया है, 6 नए तत्वों की खोज हुई है जो नेचुरल रूप से मिले, प्राकृतिक रूप से, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में। तो कुल तत्व कितने हो गए, 112 नहीं बल्कि 118, और उसमें नेचुरल कितने हो गए, 92 नहीं बल्कि 98, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप उसमें जरूर ऐड कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अब भाई देखते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है ना। तो किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर, किसी भी एक प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम क्या करें, उसको आधार बना करके उसका ऐसा वर्गीकरण करें कि एक निश्चित अंतराल के बाद वह गुण फिर से प्रदर्शित होने लगे, यानी पुनः उन गुणों का बार बार क्या हो, प्रदर्शन हो। किसी मौलिक गुणों, तत्वों के किसी मौलिक गुणों का आधार बना करके हम उनका ऐसा वर्गीकरण करें कि एक निश्चित अंतराल के बाद वह गुण पुनः प्रदर्शित होने लगे। तो ऐसे वर्गीकरण को हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। एक लाइन में आप डेफिनेशन को यहाँ पर नोट कर लेंगे। किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः प्रदर्शित हों। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना। प्रदर्शित हों लिख लेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक, तो मतलब किसी भी एक गुण को आधार बना करके। इसी क्रम में देखिए, जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जो सबसे पहले आपका आता है वो आता है ना, कुछ प्रारंभिक नाम है, बस इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है आपको, बस इतना समझ लेना है कि कौन सा मॉडल किसने दिया था। तो एक था त्रिक सिद्धांत, है ना, जिसको दिया था आपके डॉबे-राइनर साहब ने। तो आप लिख लेंगे डॉबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को मिलाकर के उनका एक पेयर बनाया, है ना, और उनमें रिलेशन, मतलब कॉमन रिलेशन ढूंढने का प्रयास किया था। इसलिए इसको त्रिक सिद्धांत बोलते हैं। किसको, इसलिए डॉबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, है ना। जब उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को किया तो डायगोनली जितने भी मिलते गए उनको उस हिसाब से इन्होंने बनाया था। इसके बाद सारे गामा पा जो म्यूजिक के साउंड होते हैं ना, उस पर आप जानते हैं ना, 7 सरगम, तो उस पर न्यूलैंड ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब देखिए, इन सब, चूँकि इसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, इसीलिए इन मॉडल्स को हम आज पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो भी आज मॉडल्स बनकर आया तो उनका बेस कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ, है ना। तो इनका भी मतलब अपना क्या एक बहुमूल्य योगदान है ना।
न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसके बाद देखिए आपका आया लोथर मेयर का परमाणु भार या परमाणु आयतन वक्र सिद्धांत। तो ये तीन जो है प्रारंभिक सिद्धांत थे, है ना, जिन्होंने आज की जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिखती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक प्रेरणा दी। और सोचिए कि मतलब पहले तो एलिमेंट्स ऐसे ही थे, है ना, लेकिन जब इन्होंने सोचा कि नहीं इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, तभी तो लोग इस दिशा में सोचना प्रारंभ किए। अब इसका देखिए मेंडलीव साहब आएंगे जो आवर्त सारणी को बनाने का प्रयास करेंगे। और सबसे ज़्यादा चूँकि मेंडलीव का नाम इसलिए फेमस हुआ कि मेंडलीव साहब ने जो सारणी बनाई उस समय तक जितने भी नोन आपके 63 एलिमेंट्स थे उन्होंने सबको बहुत सटीकता के साथ बैठाया था। हालांकि उसमें कुछ दोस्त थे जिसको इनके बाद जो इनके शिष्य मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बना करके दूर किया, है ना, तो चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन इन लोगों का भी योगदान है। तो कई बार एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है, त्रिक सिद्धांत या मैच कराने के लिए दे देता है ना। तो डॉबेराइनर साहब, अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड साहब, लोथर मेयर का परमाणु भार या परमाणु आयतन वक्र सिद्धांत, है ना। इतनी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसे कहते हैं और प्रारंभिक सिद्धांत क्या था। तो देखिए ये सब जितने भी इन्होंने प्रयास किए वो सब क्या हुए, त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए। सब में कुछ न कुछ क्या थी, कमियां थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में एक साइंटिस्ट मेंडलीव साहब, है ना, तो मेंडलीव साहब ने जो है तत्वों के आवर्ती गुणों को आधार बनाते हुए एक वर्गीकरण किया, ठीक है। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। इन्होंने एक पीरियड बनाते हुए, मतलब एक पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ एक जगह जाने बाद फिर क्या करेगी, रिपीट करेगी, है ना, फिर वहीं तक जा करके फिर वहाँ से क्या करेगी, वापस लौटाना, है ना। एक चक्र को, एक साइकिल को क्या करना, कंप्लीट करना। तो मेंडलीव साहब ने ऐसा किया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव साहब ने उस समय तक जितने भी आपके नॉन एलिमेंट थे उनके परमाणु भार को आधार बनाते हुए आवर्ती फलन के रूप में, है ना, वर्गीकृत किया था। किसको, परमाणु भार के रूप में, परमाणु भार को आधार बनाया था, एटॉमिक वेट को। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, है ना। इसलिए हमने लिखा, देखिए ये फॉ है लेकिन एफ का प्रयोग नहीं, डबल ई भी एस होता है ना, भी होता है, ठीक। एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं का के लिए। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिख लेंगे। इसमें इनके अनुसार तत्वों का आवर्ती जो गुण होता है या तत्व, जो पहले हमने लिखा इसमें, इनके नियमानुसार तत्वों के उनके गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। यानी परमाणु भार के आधार पर क्या होता है, चेंज होता है। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आ जाते हैं, ठीक। जब परमाणु भार के अकॉर्डिंग आप उनको रखेंगे तो जितने भी समान गुणों वाले तत्व होंगे वह फिर क्या होंगे, एक निश्चित अंतराल बाद पुनः वो प्रदर्शित होंगे। तो कुल मिलाकर के जितना भी है ना, एक एक वर्ग में होंगे वो सब क्या होंगे, एक
समान गुण को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। और इस आधार पर, ठीक है, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, और ये क्या है आपका एटॉमिक भार के आधार पर। एक जो बेसिक डिफरेंस है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये सब आप जानते रहिए। परमाणु भार को हम लोग जो है द्रव्यमान संख्या के रूप में भी लिखते हैं, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, है ना, इसको जेड से प्रस्तुत किया जाता है। तो परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या क्या है, एक ही चीज़ है। परमाणु क्रमांक अलग चीज़ है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जितने भी किसी भी एटम में परमाणु प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जबकि परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जब आपस में आप ऐड करते हैं तब आपका परमाणु भार आता है। ठीक, तो आइए, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आ जाते हैं। यह मेंडलीव का क्या था, आवर्त का नियम था। तो इसी आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, है ना। ठीक, लिख सकते हैं आप, इसी आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी बनाया था। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये आपका डेफिनेशन है। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या थी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स थे, कुछ वर्टिकल लाइन्स है ना। तो इसमें इन्होंने जो बनाया था 7 क्षैतिज पंक्तियाँ इस तरीके से, है ना। क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7, है ना। 7 जो है आपकी क्षैतिज पंक्तियाँ थी। ठीक, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ठीक, तो 7 क्षैतिज पंक्ति, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, आवर्त, पीरियड, इसको नाम दिया गया पीरियड्स का। जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी ना, ऐसे लिटी हुई लाइनें जो थी। ठीक, इसके अलावा क्या थे, कुछ वर्टिकल्स लाइन थे, है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ऊर्ध्वाधर पंक्ति खड़ी लाइनें थी, जिनको इन्होंने नाम दिया किसका, ग्रुप, यानी कि समूह का। तो दो चीज़ें थी, आवर्त और समूह। ठीक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इसको तो पीरियड्स ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को वर्ग बोल देते हैं हम लोग ना, क्लास, एक वर्ग की। ठीक, तो सेम वही चीज़ है, समूह वर्ग एक ही चीज़ है। लेकिन इन्होंने जो नाम दिया था ओरिजिनल मेंडलीव साहब ने, इन्होंने क्या किया, जो वर्टिकल लाइन थी, खड़ी लाइनें थी, इनको समूह का नाम दिया। इनकी संख्या इन्होंने लिमिटेड नहीं की थी। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी ये 7 थी, जिसको इन्होंने पीरियड का नाम दिया था, आवर्त का नाम दिया था। तो ये हो गया इनके बारे में। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में उस समय तक 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, इन सभी को इन्होंने क्या क्या व्यवस्थित किया था, और प्रॉपर्टी तरीके से जितने प्रॉपर्टी उस समय तक खोजे गए थे उन सबके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सुटेबल तरीके से सारे एलिमेंट्स को इसमें ऑर्गेनाइज किया था, व्यवस्थित किया हुआ था। तो ये आवर्त सारणी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आइए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी उपलब्धियों और दोष के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना। तो सबसे पहले अचीवमेंट क्या थी। ठीक, तो उपलब्धियां क्या थी। तो सबसे पहली जो उपलब्धि थी बेटा वो यह थी कि समान गुण वाले जो तत्व थे वह समान आवर्त में थे। तो पहला आप पॉइंट नोट कर लेंगे, समान। बाद में जो इनर्ट गैसें हैं आपकी, अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जब इन सबों की खोज भी हुई तो पहली व्यवस्था को बिना डिस्टर्ब किए इन सबको जो है एक क्रम में रखा गया, और आवर्त सारणी में मतलब कोई भी चेंज आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यह भी क्या था, एक सुटेबल और बहुत ही बड़ा उपलब्धि या बहुत बड़े अचीवमेंट था उस पीरियोडिक टेबल का। लिख लेंगे आप कि उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसें, बहुत सारे नाम हैं इनके। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि की जब खोज हुई तो पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े उन्हें नए समूह में
समायोजित किया जा सका। नहीं तो इसके पहले जितने भी लोग परमाणु मॉडल अपना पीरियोडिक टेबल देते थे तो उसमें क्या होता था कि उस समय तक जितने फाइंड एलिमेंट्स थे, जितने ज्ञात एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उनको तो व्यवस्थित कर लेते थे, लेकिन जैसे ही कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता था तो फिर उसको कहाँ रखें, ये प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर पूरी व्यवस्था को चेंज करना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और जिससे जो है नए तत्वों की खोज भी क्या हुई, संभव हुई। तो तीसरा एलिमेंट लिख लेंगे, नए तत्वों के खोज की संभावना व्यक्त हुई। तो ये तीन जो है इनके क्या थे, अचीवमेंट थे। एक तो ये कि समान गुणधर्म वाले तत्व समान समूह में चले गए। दूसरी बात, जो इनर्ट गैसें खोजे गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी जब खोज हुई तो जो पहले से फाइंड एलिमेंट्स थे उनको बिना डिस्टर्ब किए इनको भी उस सारणी में समायोजित किया जा सका, इनके लिए पहले तो उसमें स्थान थे। और तीसरी बात, इस बात ने कि नहीं इतने ही एलिमेंट नहीं हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनको भी आप उसमें समायोजित कर सकते हैं। तो नए तत्वों की खोज की संभावना भी क्या व्यक्त हुई। लोगों ने वहाँ पर रुका नहीं, बहुत सारे एलिमेंट को डिस्कवर किया। तभी आप देखिए आज 63 से हम लोग जो है 118 तक का सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये जो है उपलब्धियाँ थी। इसके बाद देखिए कुछ दोष भी थे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है दोष के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं मेंडलीव में क्या क्या जो थी कमियां थी, है ना। मेंडलीव जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या जो है फॉल्ट थे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दिया गया था, है ना। हाइड्रोजन जो आपका एलिमेंट्स है इसको कोई एक फिक्स प्लेस नहीं मिला, तो पहला ड्रॉबैक तो ये था। दूसरी बात, जो समस्थानिक और संभावित, दो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। समस्थानिक मतलब कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। और एक समभारी, जिनके परमाणु भार सेम होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि आपको अभी हमने बताया जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वह परमाणु भार पर आधारित थी, है ना। परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे सारणी में तत्वों को आगे रखा जा रहा था। तो रासायनिक गुणधर्म समान होने के बाद भी क्योंकि परमाणु भार अलग अलग था, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो जो समस्थानिक थे वो अलग अलग स्थानों पर रखे गए। जबकि ये बात क्या हो जाएगी, उन्हीं की बात का क्या हो जाएगा, अपोज करेगा, उन्हीं की बातों को काटेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो समान रासायनिक गुणधर्म वाले होंगे वह सब एक समूह में होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि परमाणु भार अलग अलग था, इसलिए समान गुणधर्म होने के बाद भी समस्थानिक जो एलिमेंट्स थे वो सब क्या थे, अलग अलग स्थान पर रखे गए। तो एक कमियां तो ये थी। दूसरी बात, इसी प्रकार संभारिक के लिए, संभारिक के क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या था, सेम था, इसलिए एक समूह में उन्हें रखा गया, एक ही समूह में स्थान प्राप्त किए, ठीक। तो यहाँ भी क्या था, विरोध था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना, इसमें देखिए कुछ क्या है आपके क्षारीय मृदा धातु हैं, ठीक है, जो ज़्यादा क्रियाशील है, और कुछ क्या है बहुत ही कम क्रियाशील हैं। इन सबको एक साथ रखा गया था, यह भी क्या था, इसका बहुत बड़ा दोष था। और लेथेनाइड और एक्टेनाइड, आज देखेंगे आप जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल होगा उसमें दो अलग से नीचे बना होता है, अलग से जो है उनका पीरियड होता है, उनके लिए इस सारणी में कोई स्थान नहीं था। यानी लेथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं थी। तो यह जो था मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष थे, जिनको आप ऐसे नोट कर लेंगे। कई बार जो साइंस स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको BHU BSc एंट्रेंस देना हो, BSc EG का एंट्रेंस देना हो, है ना, या फिर पॉलिटेक्निक परीक्षा या इंजीनियरिंग परीक्षा, तो वहाँ पर एक पॉइंट वाइज दे देता है ना, कि निम्नलिखित में कौन से तत्व सही हैं, ABC इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ के लिए आपका यूजफुल है। बाकी बोर्ड परीक्षा में तो ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, ये आज हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार अपने प्रैक्टिस बुक के साथ आप स्टडी करते रहिए, निसंदेह आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।